अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्क की सियासी सूरत हाल में गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। नवाज शरीफ अडियाला जेल जाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई एहतियाजी तहरीक के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सख्त अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की सरकार खतरे में है। ऐवान सदर में तब्दीली की सरगोशियां, ये वो तमाम इम्कानात और चमगोइयां हैं जो सियासी मंजरनामे पर छाई हुई हैं। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की उस एहतियाजी तहरीक की बात की जाए जो गुज़िश्ता कई माह से प्लान की जा रही है। एक बार फिर 10 मुहर्रम के बाद इस तहरीक को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया है। तहम सवाल यह है कि यह तहरीक कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। बिलखसूस जब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी के बाद अब पार्लिमानी चैलेंज भी दरपेश है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी अली अमीन गंडापुर की हुकूमत से मुतालिक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। बिलखसूस सूबे के गवर्नर फैसल करीम कुंडी अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ आस्तीने चढ़ाए दिख रहे हैं। गो के सियासत को इम्कानात का खेल कहा जाता है, लेकिन फिलहाल तो अली अमीन गंडापुर भरपूर एतमाद में है कि उनकी हुकूमत मजबूत है और कोई भी रुकन कहीं नहीं जा रहा और गवर्नर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सियासी इख्तलाफात के अलावा तहरीक इंसाफ को अंदरूनी इख्तलाफात का चैलेंज भी दरपेश है, जब पार्टी में ग्रुप बंदी और धड़ेबंदी न सिर्फ मौजूद है बल्कि हर दिन के एतबार से मजीद गहरी और अया भी होती जाती है। गुज़िश्ता रोज हमारे शो में पार्टी के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने यह दावा किया था कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं और सब यकजा है, जिसकी तर्जुमानी हाल ही में पार्लिमानी इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हुई थी। 2 दिन पहले जो हम लोगों ने हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने इकट्ठे हुए हैं कि पीछे पंजाब से और बाकी सारे मुल्क से, आपने देख लिया है कि किस किस्म की यूनिटी और होमोजेनिटी उनमें मौजूद है। आपने देख लिया है कि उस प्लेटफॉर्म से हमने डायलॉग की बात की है। आपने देख लिया है कि उस प्लेटफॉर्म से हमने खान साहब के पीछे यक जबान होकर बातचीत मामला को आगे बढ़ाने की का अहद किया। इस वक्त भी मेरा ख्याल है कि कोई इख्तलाफात नाम की कोई चीज़ जो है वो पीटीआई में मौजूद नहीं है। हम सब एक खान साहब की लीडरशिप के पीछे। हम उनका यह दावा इसलिए भी हकीकत से दूर है क्योंकि पार्टी में तकसीम और तफरीक की तस्दीक उस वक्त भी हुई जब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के करीब समझे जाने वाली साबिक तर्जुमान मशाल यूसुफजई ने इमरान खान की बहन अलीमा खान के बेटे को निशाने पर रख लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के रुकन मशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह पर तंजिया सवालात उठा दिए। मशाल यूसुफजई ने शेर शाह की 9 और 10 मई की वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि उन्हें इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। मशाल यूसुफजई ने कहा कि पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश है, कारकुन जेलों में है। प्रसाद न्याजी को इसी वीडियो पर 10 साल कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई। इसके अलावा पार्टी के दीगर रहनुमा भी बारहा बाहम दस्तों गिरबाद दिखाई दिए। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के सदर जुनैद अकबर खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दरमियान तनाव दिखाई दिया, जब जुनैद अकबर खान ने वज़ीर आला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद वज़ीर आला के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जुनैद अकबर रोने धोने के बजाय घर बैठ जाएं, पार्टी की सदारत से इस्तीफा दें और अहल शख्स को सूबाई सदर बनाया जाए। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ अपनी सियासी बका के लिए जद्दोजहद भी कर रही है, जिसके लिए जहां एहतियाजी तहरीक का ऑप्शन आजमाए जाने का इम्कान है, वहां मुज़ाकरात को एक चांस दिए जाने की कोशिश भी हो रही है। क्योंकि इस मुतालिक तहरीक इंसाफ इतनी मुतहरिक नहीं दिख रही, ताहम हुकूमत की जानिब से तवातर से ऐसे सिग्नल्स दिए जा रहे हैं गो के इस अमर की तरदीद हो गई है। लेकिन हाल ही में नवाज शरीफ की जानिब से अडियाला जेल जाने की खबरों ने सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया था। ताहम आज नवाज शरीफ के करीब तरीन समझे जाने वाले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी इस खबर को अफवाह करार दे दिया है। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा और इसमें खुद स्पॉन्सर्ड किस्म की ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोराए पर खड़ी है। एक तरफ पार्टी के अंदर टूट फूट शुरू हो चुकी है, पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है, साथ साथ अब पार्टी जो है तहरीक की जानिब भी बढ़ने की बात कर रही है। मुज़ाकरात का ऑप्शन भी उनके सामने है। तहरीक इंसाफ कौन सा ऑप्शन इख्तियार करेगी, इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि PMLN ने तो वाजे कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ का कोई इरादा नहीं, ना तो अडियाला जेल जाने का, ना ही इमरान खान की रिहाई के लिए कोई जो है कोशिश करने का। तो फिर वो जो एक उम्मीद पैदा हुई थी तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से, फिर वो उम्मीद भी टूट गई है क्या? देखिए सच्ची बात तो ये है
कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई तीनों ही इस निज़ाम में कोई हिस्सा नहीं है उनका। अगर तो आप देखें ना, अगर प्रोटोकॉल लेना है तो नवाज शरीफ साहब वगैरह जो हैं, वो खुद भी इतने अमीर हैं कि अपनी 30-40 गाड़ियां आगे पीछे लगा लें और वो आराम से अपना प्रोटोकॉल लिया करें। लेकिन आप पॉलिटिक्स जो भी लोग करते हैं, या जो कम से कम मेरा आइडिया है, वो तो यही है ना कि आप अपने व्यूज को, आप अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकें। या वो तो नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की बहुत हालत एक दूसरे से मुख्तलिफ तो नहीं है। सिर्फ ये है कि वो इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ साहब अपने घर में कैद हैं। कितना फ़र्क है। तो सवाल ये है कि अगर तो ये तीनों जमातें ये समझती हैं, बशमूल पीटीआई, मैं ये भी नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, अगर ये समझती हैं कि एक दूसरे से मामला तय किए बगैर ये निज़ाम में उनका हिस्सा होगा, तो फैक्ट इज़ कि उनका कोई हिस्सा नहीं होगा और वो सिर्फ तमाशाई रहेंगे, बाय स्टैंडर रहेंगे। अब ये बात अगर नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही, या उनकी जो इंतकाम का, इमरान खान साहब से जो इंतकाम का जो गुस्सा है वो इतना ज़्यादा है कि उनको अपनी सियासत, उनको अपने मामलात की कोई परवाह ही नहीं है, तो फिर तो ज़ाहिर है मैं आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो ये एक बड़ी छोटी सोच है। लेकिन अगर एक बड़ी सोच चाहिए, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और रोल उनका यही है कि उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के निज़ाम को वापस जमहूरी तौर पर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। अब करना ना करना तो ज़ाहिर है उनकी अपनी मर्ज़ी। मियाँ साहब ने तो पिछले साल दिसंबर में एक कोशिश की भी थी पार्टी के कुछ लोगों को, जिनमें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीकी ने कहा भी था। वो लोग जो ही मुतहरिक हुए तो उसके एक हफ्ते बाद ही तकरीबन 30 दिसंबर को गालिबन इमरान खान साहब का बयान आ गया था कि मियाँ नवाज शरीफ तो पाकिस्तानी सियासत का 12वां खिलाड़ी है। तो ये जो बयानबाजी है खान साहब की तरफ से, वो खास इस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी लोग हों, उनके साथ बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट तो वो खान साहब के बयान बन रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है। मेरे नज़र में देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख़्याल में बराह रास्त मुज़ाकरात तो कोई इतनी अच्छी ऑप्शन भी नहीं है इस वक़्त। हम्म, पिछली दफ़ा जब इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए थे पीटीआई से, तो मैंने राना साहब को एक जगह पे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने बड़ी गलती की है। पीटीआई में और नून में फ़ासले हैं बहुत ज़्यादा। जब इतने फ़ासले होते हैं तो मुज़ाकरात वग़ैरह नहीं हो सकते। आप आपको पहले अलायंस बनाना चाहिए था, और जब अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप बराह रास्त पीटीआई से बातचीत करते। अभी भी मुझे यही लगता है कि बराह रास्त इमरान खान साहब का और ज़रदारी साहब का और नवाज शरीफ का ये एक अल्टीमेट एम तो हो सकता है, लेकिन हम्म, शुरू में तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको दरमियान में लोग चाहिए जो मामला को कूल ऑफ कर सकें, चीज़ें बेहतर कर सकें। फिर देखिए, आपको एस्टेब्लिशमेंट का भी एक ख़ास एतमाद जो है वो हासिल करना है, क्योंकि ये 4 बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान या की सियासत में इस वक़्त। 3 सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट है। जब तक ये 4 एक दूसरे को थोड़ी बहुत स्पेस देने पे राज़ी नहीं होते, पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बहरहाल आर्ज़ी रहेगा। इसके अंदर जो एक इन्हेरेंट कमज़ोरी है, बज़ाहिर कागज़ में हुकूमत बहुत मज़बूत है। हम्म, उनके 2/3 मेजॉरिटी भी कर लें, फलाना भी कर लें, सुप्रीम कोर्ट भी लिटा ली है, आइन को भी हम कर लेते हैं। लेकिन देखिए, जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, वो इतना बड़ा है कि वो जो मर्ज़ी कर लें, जब तक सारी ये 4 कुव्वतें आपस में तय नहीं करती मामलात, ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद बड़ी उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि ये पहली हुकूमत होगी जो अपनी यानी पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो अपनी मुद्दत पूरी भी करेंगे, ना सिर्फ मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि कुछ 2034 की बातें भी हो रही हैं। देखिए, ये तो फिर पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है ना, कि अगर ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, उसका मतलब ये है पाकिस्तान के अवाम इस निज़ाम से बाहर रहेंगे। जब पाकिस्तान के अवाम एक निज़ाम में शामिल नहीं हैं, तो मुझे बताएं वो हुकूमत कैसे जो है उसकी कोई दुआ की जा सकती है लंबी उम्र की। पहले पाकिस्तान के अवाम को ये हक देना पड़ेगा कि वो उस निज़ाम का हिस्सा बने, तभी उस हुकूमत की दवाम की जो है वो बात की जा सकती है। एक फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई असम्बली, फिर हम्म, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर खड़ी अदालतें, देखिए उनका क्या, उनकी मॉरल अथॉरिटी है, क्या उनकी मॉरल हैसियत है। सो ये कहना कि सिर्फ जो है वो जबर की बुनियाद के ऊपर, कोर्जन की बुनियाद के ऊपर 5 साल पूरे कर लेंगे, 8 साल पूरे कर लेंगे, पूरे हो भी सकते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि वो ना तो नवाज शरीफ साहब की कोई लेगेसी में कोई फ़ायदा दे रहे हैं, ना ही
जरदारी साहब को उसका कोई फायदा हो रहा है। सो पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बहुत सफर कर रही है इस सारे सही मामले है। में। अच्छा, फवाद साहब ये बताएं कि ये वैसे इस तरह का सफ़र करना सियासी जमातों के लिए बड़ा अच्छा होता है कि वो इस तरह का अगर सफ़र करें कि वो इक़्तिदार के मज़े भी लूटें और साथ वो सफ़र भी करें, तो ये तो बड़ा अच्छा डिपेंड बड़ी अच्छी सफ़रिंग है सियासी कर जमातों के समर लिए, समर बजाय इसके डिपेंड कि आप करता है। पटियाला जेल में बैठ के सफ़र करें आप। बिल्कुल जी। सही बात, डिपेंड करता है हाँ। आपकी सोच क्या है। मिसाल के तौर के ऊपर जैसा मैंने आपको पहले अर्ज किया कि अगर सोच सिर्फ यही है कि मेरे पास अगर 50 अरब रुपया है और मैंने 100 अरब करना है, हुँ। तो फिर तो ठीक है, फिर तो जाहिर है कि वो नौकरी करते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी की सोच है, अगर आपकी कोई सोच अपनी ज़ात से थोड़ी-सी आगे बढ़ के है, फिर तो ये एक तकलीफ़देह बात है कि मेरी लेगेसी ही खत्म हो रही है। सही है। और मैं आई विल बी रिमेंबर्ड एज़ अ विलेन ऑफ पाकिस्तान्स हिस्ट्री। अच्छा, ये बताएं फवाद साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर भी जो आपने बात भी की थी कि पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, तजुर्बाकार लोग हैं, जिनमें आपने उमर चीमा का जिक्र किया था, शाह महमूद कुरैशी का जिक्र किया था, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, तो उन लोगों ने तो ख़त लिख दिया कोट लखपत जेल से पार्टी की क़यादत को कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, सियासी क़यादत से भी आप लोग इंगेज करें। उस पर पार्टी के अंदर डिस्कशन तो बड़ी हुई है, बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है, लेकिन अभी तक पार्टी उस पर आगे बढ़ नहीं सकी। क्या समझते हैं आपके ये जो गुमगु की कैफियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, किस तरह बढ़ा जाए आगे? अभी तो फिलहाल एक एहतियाजी तहरीक की बात हो रही है कि 10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद हमने एक एहतियाजी तहरीक की तरफ जाना है, तो वो जो 5 तजुर्बाकार लोग एक तजवीज़ दे रहे हैं, खान साहब को और पार्टी के बाकी लोगों को उस पर सीरियसली तवज्जो देनी नहीं चाहिए? और बेहतर रास्ता ये नहीं है क्या? पहली बात तो ये है कि ये जो 5 लोगों ने जो बात कही है, ये एक बहुत ही अहम, मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा जो एक कैद लीडरशिप है, जिनको 2 ढाई साल हो गए हैं, उनकी तरफ से जो पार्टी की पॉलिसी है, उसके ऊपर खुला अदम एतमाद का इज़हार आया है, जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। और वो समझते हैं कि जो पार्टी की लीडरशिप है, मैं पहले दिन से आपके प्रोग्राम जी हाँ। में ये बात बार-बार कर रहा हूँ कि देखिए, एहतिजाजी तहरीक एक बड़ी सियासी सोच का हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये बज़ाते खुद तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ऐसे ही है। खान साहब से भी मैंने यही अर्ज़ किया है। अब देखिए, इसमें बाकी पार्टी का तो ज़ाहिर है कोई इतना लोग हैं नहीं, कोई कद वाला कोई आदमी कि जो इसके ऊपर कोई बात कर सके। वो इंतज़ार करेंगे कि खान साहब को कब मौका मिलता है इसके ऊपर कमेंट करने का, और वो फिर वहाँ से अपनी लाइन जो है वो बनाएँगे। लेकिन मेरे नज़र में पहली बार जो ये लीडरशिप है जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, उन्होंने एक वाज़ेह सियासी लाइन दी है तहरीक-ए-इंसाफ को। और अल्टीमेटली इसके ऊपर सोच-विचार भी करनी पड़ेगी और इसको जो है वो आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। और जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक है, देखें, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा साहब को खान साहब ने ये कहा था कि वो इसके ऊपर उनके कोऑर्डिनेटर हैं। अभी तक इस तहरीक के बारे में उन दोनों की तरफ से कम से कम मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई लाएमल दिया हो या बात की हो। तो अभी तक तो वो खुद भी लगता यूँ है कि गो-मगो की कैफ़ियत में है। सो बाकी जो पार्टी है वो तो ज़ाहिर है उसके बाद ही कोई रिएक्ट करेगी जब ये दोनों हज़रात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या कोई लाएमल अपना देंगे। इनकी तरफ भी पार्टी देखेगी, क्योंकि अलीमा बीबी ने हमें बताया था कि इन दोनों को खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी है या कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे, बताएँगे क्या होना है। तो आई थिंक मैंने जो अपने तौर पे चेक किया है, कोई पार्टी की अंदरूनी अभी अपनी भी मीटिंग नहीं हुई जिसमें उमर अयूब साहब ने या सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी को बताया हो कि तहरीक का मतलब क्या है और क्या होगा और इसको करना क्या है। फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक फैसला कुन मोड़ नहीं आ गया उनकी सियासी जमात के लिए कि एक तरफ उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई है, यानी एक फिर से पार्टी के अंदर जो है ना वो फेज़ आ गया है कि जब पार्टी उनकी टूटना शुरू हो गई है। आपने देखा कि कुछ एमएनए जो है जो आज़ाद इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से, वो नून लीग में शामिल हुए पिछले हफ्ते में, और साथ साथ केपी के अंदर भी कुछ अदम एतमाद की बातें चल रही, जो इंडिपेंडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25-30 के करीब, उन्हें जो है वो तोड़ने की कोशिशें जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। और साथ साथ जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखें तो तहरीक इंसाफ का तकरीबन वजूद ही खत्म हो गया, तकरीबन 3-4 लोगों तक तहरीक इंसाफ महदूद होकर रह गई है, जो एक बड़ी पार्लिमानी पार्टी थी 30 से ऊपर लोगों की। तो ये जो सिलसिला शुरू हो चुका है तहरीक इंसाफ के साथ, इस मौके पर मुफाहमत बातचीत से पार्टी को बचा लेना, जो सियासी स्पेस मिल रही है वो ले लेना, या फिर अब तहरीक ही एक उस पर बेहतर रास्ता है, क्या समझते हैं? देखिए, बात ये है कि तहरीक तो चलानी ही पड़ेगी। हुकूमत आपकी बात क्यों सुनेगी जब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा? मसला तहरीक का नहीं है, मसला ये है कि तहरीक की तरफ जाने के से पहले जो इक़दामात थे वो पीटीआई ने नहीं किए। आपने अलायंस नहीं बनाया,
आपने अपनी तंजीम जो है उसको स्ट्रांग नहीं किया। हर आदमी जो है, आप पंजाब में ही आप देख लें, अगर आलिया हमजा ने कोई 4 एफर्ट की पार्टी को खड़ा करने की, तो आप देखें पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने ही उनकी टाँगें काटनी शुरू कर दी। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में हालात आपके सामने हैं। तो देखिए ना, तहरीक इस तरह नहीं चलती कि घर बैठ के हम जो है वो आके कह दें कि कल जो है वो तहरीक इमरान, ये और ये सलमान भी राजा एक साहब फैक्ट या है, इमरान ये और ये भी एक फैक्ट है फवाद साहब कि जब आप बगैर तैयारी के एक हाँ, नाकाम तहरीक चलाते हैं, उसके बाद आपकी पार्टी मजीद हाँ। कमजोर होती है, मजीद टूट फूट का शिकार होती है, मजीद आपकी पोजीशन जो है वो खराब होती है, तो नुकसान होते वक्त हैं उसके। होता है ना। सबसे पहले बताएं मुझे, इन्होंने 9 फरवरी जब तहरीक चलानी चाहिए थी, क्यों नहीं चलाई पीटीआई ने? हम्म। क्यों ये घरों में बैठे रहे? जब 26 अक्टूबर को मुज़ाकरात करने थे, आपने क्यों मुज़ाकरात नहीं किए? सही। यानी इतनी जो सतही किस्म की लीडरशिप जो बाहर है, खान साहब ने उनको बड़ा एतमाद किया हुआ है, लेकिन मैंने खान साहब को कहा है, मैंने बार-बार उनको अर्ज़ की है कि देखिए इस लीडरशिप के साथ आप कहीं नहीं जा सकते। मुझे बहुत दुःख है, इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद इमरान खान जेल में है, और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तहरीक-ए-इंसाफ की इस नौमौलूद लीडरशिप का है, जो खान साहब ने ही अपॉइंट किए। अब तो देखिए, इसके अलावा मैं मेरी नज़र में तहरीक चलाने में कोई हर्ज नहीं है, सोचने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इसके साथ अपनी पॉलिटिकल लाइन जो है वो बनाएँ। आप अपोज़िशन पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात ज़रूर करें। अगर हुकूमत आपके साथ बातचीत करना चाहती है, आप ज़रूर करें। हम्म, आप इमरान खान की रिहाई एक ही नुक्ता है जिसके ऊपर आपको फ़ोकस करना चाहिए, बाकी सारे मामलात इमरान खान खुद आके कर लेंगे। सही आप है। रिहाई पे फ़ोकस करें। और ये केपी में जो अदम एतमाद की चल रही हैं बातें, लग रहा है आपको ये सीरियस मूव हो सकती है? फिलहाल तो मुस्लिम लीग नून की जो वफाकी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन है वो तो तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा इरादा हमारा कोई भी नहीं है, बल्कि कल राना सावला साहब हमारे प्रोग्राम में तो बात कर रहे थे, जिसने भी ये बात की है अदम एतमाद की, उसने गंडापुर को मजबूत किया है, उसके फ़ायदा पहुंचाया है इससे, यानी उससे लग रहा है कि नून लीग का फिलहाल कोई इरादा ऐसा है नहीं है केपी के अंदर। देखिए ना, नून लीग हो गई, अब गवर्नमेंट जिन्होंने चेंज करनी है वो तो आखिर वक्त तक यही कहेंगे ना कि हम नहीं करना चाहते, बट फैक्ट इज कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ साजिशें जो हैं वो तो जारी हैं। और फिर उन्होंने अपनी पार्टी में भी लोगों को बड़ा नाराज किया है। मेरे बिल्कुल वो भाइयों की तरह है, मेरा बहुत ही उनका प्यार है, उन्हें मुझे उनसे, वो बड़े तगड़े आदमी भी हैं। और उन्होंने मुझे कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसने जितना जोर लगाना है वो लगा ले, वो मेरी हुकूमत नहीं बदल सकते। हम्म, लेकिन देखिए, मेरा अपना ख़्याल है, और बहुत एहतराम के साथ, और बड़ी मैं आई कैन बी टोटली रॉन्ग। मेरी नज़र में सब पीटीआई में अगर थोड़ी-सी भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी हो, वो मौलाना फज़लुर रहमान साहब को अप्रोच करें और उनकी मर्ज़ी से जो अगली हुकूमत है वो बनाएँ। अली अमीन को भी रखना है तो मौलाना से अपने ताल्लुकात ठीक कर लें, और इससे एक बड़ा बुनियाद पड़ जाएगी आपके एक बड़े अलायंस की, जो इमरान खान साहब को बाहर लाने में एक बहुत अहम कदम साबित हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि केपी की हुकूमत महफूज भी हो, और केपी जो है वो बड़ा रोल अदा कर सके इमरान खान की रिलीज में, तो फिर आपको अलायंस की ईंट आपने रखनी है। इसको जितना आप और डिले उसकी कर रहे हैं और उतना उसकी नुकसान। बुनियाद आप कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी को केपी में कोalition में यानी हुकूमत के अंदर उन्हें शामिल करने से हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और देखिए ना, आखिर मौलाना ने हुकूमत में शामिल होना हो, समझता हूँ कि आप खुद बड़े जो है वो बाखबर सहाफ़ी हैं। आपको खुद पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या ज़ोर नहीं लगा जी हाँ। लिया मौलाना को शामिल करने के लिए। मोहसिन नकवी साहब ने क्या ज़ोर नहीं लगा लिया मौलाना, अगर उन्होंने हुकूमत में जाना होता वो चले जाते। तो वो 2 अपोज़िशन तो नहीं कर सकते। जी हाँ। मौलाना बिल्कुल 100% चाहते हैं कि वो अपोज़िशन में आएँ, और अब तक अगर ये नहीं हो सका तो इसकी 100% ज़िम्मेदारी पीटीआई की लीडरशिप पर है। सही है, बड़ी अहम बात की आपने फाजल साहब। ये बताएं कि बाकी सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं केपी के अंदर, 21 को जो है वो इंतखाबात हैं केपी के अंदर, 11 सीटों के हवाले से, तो उसमें बन रही है 7 तहरीक इंसाफ के कोटे की बन रही हैं, 4 जो है वो अपोजिशन की बन रही हैं, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ पे मैदान में उतर रहे हैं, ठीक ठाक पैसे वाले। और केपी के अंदर एक रिवायत भी रही है माजी में वोट बिकने की, और बहुत सारे लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट भी हैं। तो वो जो पंजाब में फार्मूला चला था आपस में, जो जिसकी जितनी बनती है वो आपस में एमिकेबली सीटें तकसीम करने का, वही यहाँ पे इन्हें कर लेना चाहिए या फिर रिस्क लेना चाहिए? 101% कर लेना चाहिए। नुकसान पीटीआई को होगा। उसकी वजह ये है कि वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे जिस किस्म की इस वक़्त जो है उनकी पोज़ीशन है, कमज़ोरी की चीज़ें हैं। पीटीआई को बहुत फ़ायदा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप मौलाना से मिल के बात कर लें, इतने उनको दे दें, सही। बाकी जो है वो खुद कर लें। एक आध सीट का मसला होगा, वो हल हो जाएगा। पैसे भी बच जाएँगे बड़े लोगों के, और बड़े लोगों के पैसे मारे भी जाएँगे, सही तो है। अच्छा है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की फवाद चौधरी की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिलाने के लिए जो पहला कदम उठाना चाहिए वो खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें हुकूमत में शामिल होने की दावत देनी चाहिए। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तजिया शामिल करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब का कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही है, बहुत सारी चमगोइयाँ चल रही हैं, बहुत सारी अफवाहें गर्म हैं। ईवान सदर के हवाले से एक सदाती जो उसके साथ साथ एक 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से क्या होने जा रहा है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। 10 मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी तहरीक चलाए जाने की तैयारियां हो रही हैं। ये तहरीक कितनी मौसर होगी, क्या इस तहरीक के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को अपनी शराइत के ऊपर रजामंद कर लेगी या फिर तहरीक इंसाफ मजीद कमज़ोर होगी अगर वो एक कमज़ोर तहरीक चलाती है? ऑप्शन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद, किस तरफ जाएंगे? सियासी हालात बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साहब के तजज़ेकार मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। 10 मुहर्रम के बाद तो खान साहब ने बड़ा वाज़े अपनी पार्टी को एक पैगाम दे दिया है, हिदायत दे दी हैं कि आप तैयारी करें एक और भरपूर तरीके से तहरीक चलाने की। तो आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ एक मौसर तहरीक चला सकेगी जब पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी आया हैं और पार्टी के तंजीमी बहुत से मसाइल भी चल रहे हैं, और रिसेंटली समड़ियाल के अंदर भी हमने देखा कि लोग वोट डालने भी नहीं निकले, शायद तहरीक इंसाफ ने थका दिया अपने लोगों को बार बार तहरीक का कहकर। तो एक मौसर तहरीक चल सकती है या मुश्किल है? तो मैं पहली बात तो है कि तहरीक से मुराद क्या है। मेरे मेरे शो में आए थे सलमान अकरम राजा साहब, तो मैंने वही बात की जो आपने की। मैंने कहा आपका इतना तफरका फैला हुआ है, लोग एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। गंडापुर साहब अलीमा खान के खिलाफ, अलीमा खान उनको ओपन रगड़ रही हैं, जो बैरिस्टर सैफ हैं वो उठ के जुनेद अकबर की मिट्टी पलीत कर रहे हैं। 6 ग्रुप्स बने हुए हैं और खूनी काम हुआ हुआ है। तो उन्होंने कहा जी तहरीक तो अभी भी हमारी चल रही है। तहरीक का मतलब ये तो नहीं होता कि सड़कों पे अचानक लोग आ जाएंगे। तहरीक का मतलब है कि जद्दोजहद है, एक जद्दोजहद मुसलसल है। सो अगर आपका इशारा कुछ सड़कों पे एहतजाजी तहरीक, जलसे जुलूस, आई डोंट थिंक सो। ना उनका प्लान है, ना उनके पास इस वक्त इस्तात है। सीधी सी बात है, पार्टी के अंदर देखें जो भी है समझ, जितना रगड़ा पीटीआई को पड़ा है किसी पार्टी को नहीं पड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में। और पहले जब एमआरडी के ज़माने में उनको पड़ा था तो तब ये मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया थे नहीं, तो उसकी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। सो अब हालांकि तब फांसियाँ भी हुई, कोड़े भी पड़े, तो वो भी कोई छोटा रगड़ा नहीं था। लेकिन इस बार पंजाब में ख़ास तौर पर तो सड़कों पर एहतजाजी तहरीक तो किसी सूह में नज़र नहीं आ रही। और ख़ुद उनके लीडरान भी ये कहते हैं कि जी तहरीक का भी उनका वाज़ेह जवाब था, तहरीक की नौयत भी आपके सामने आने वाले दिनों में क्लियर होगी। एक क्लैरिटी नहीं है, एक फॉग ऑफ पॉलिटिक्स है। आज तक हम फ्रेज सुनते थे फॉग ऑफ वॉर, यहाँ पे फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी है। तो वो जो मरीम नवाज का एक बड़ा तारीखी जुमला था कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, क्या ऐसे तो नहीं है कि एक तहरीक की पोस्चरिंग करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तरफ आए और एक फेवरेबल जो है उनसे कुछ चीजें मनवा ले? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई को ब्लफ कॉल करना चाहिए गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट कहती है हमारे साथ नेगोशिएशंस करें, ये कहते हैं कि हम तो जी उनसे बात करेंगे जो असल ताकत वाले हैं। भाई अगर आप ये कहते हैं कि ये उनके जमानदरू हैं, ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बगैर हिल नहीं सकते, तो क्या वो उनकी मर्जी के बाद आपसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? आपको तो इंच बाय इंच अब अपनी जगह लेनी है। शुरू कर दें इनसे मुज़ाकरात। इनके साथ अगर सिविलियन गवर्नमेंट ने भी कोई डील करनी है तो पहले उनसे बात करेगी तो डील होगी ना। दे अप्रूवल लेंगे तो डील होगी। तो अगर आपकी इनडायरेक्ट गुफ्तगू भी शुरू होती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो कीजिए। आप देखें, जब आप एक मुसीबत में हो, क्या आज से 6 माह पहले गवर्नमेंट इतनी मजबूती नहीं थी? क्या एस्टेब्लिशमेंट का इमेज मई के बाद और मई से पहले जमीन आसमान का फर्क पड़ गया? उसके बाद इंटरनेशनल आप देखें जो इनका वजन बढ़ा है, वो जाते हैं फील्ड मार्शल जाते हैं, उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 घंटे देता है, खाना खिलाता है, अनप्रेसिडेंटेड है। 10 साल बाद आपके एयरफोर्स चीफ जाते हैं अमेरिका के दौरे पे, आफ्टर 10 इयर्स कोई सर्विंग एयरफोर्स चीफ गए हैं, वो है। एक रीजनल डायनामिक्स में, पावर डायनामिक्स में पाकिस्तान का रोल बदल गया है। पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल को भी प्रेसिडेंसी आपके पास आ गई है। A lot has changed.
कोई एक आने का कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है इमरान खान की रिहाई के लिए। अमेरिका पे जितना इनका जोर था और इनका एक्सपैट कम्युनिटी ने बड़ा हुआ खर्चे किए डेमोक्रेट्स सेनेटर्स पे कांग्रेसमैन के इलेक्शंस में, वहां पे ट्रम्प जो है वो कहता है मेरा इससे बेहतर ताल्लुकात कोई नहीं है। तो जब आप देखें कि तमाम खाने नहीं टिक हो रहे, तो जो टिक हो रहा है खाना उसी से शुरू करें ना। सर एक खाना टिक है, गवर्नमेंट कहती है नेगोशिएट करें, कर ले, यू हैव नथिंग टू लूज, यू ओनली हैव समथिंग टू गेन। मुझे तो अब समझ नहीं आ रही कि क्या ये अपनी रेटरिक के कैदी हो गए, हमने बात नहीं करनी, हम उससे करेंगे। और भाई अगर वो आपसे तैयार नहीं है डायरेक्ट बात करने पे, तो फिर आप फिजा में देते रहे। और देखिए दूसरी बात, अंदर इमरान खान है, अंदर अपने मखदूम शाह महमूद कुरैशी हैं, 3-4 दूसरे लोग हैं। बाहर तो लोगों की लॉटरी लगी हुई है, एमएनएस भी हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी हैं, गाड़ियां भी हैं, झंडे भी हैं, तनख्वाहें भी हैं, बादशाह भी है, बयान ही देने हैं ना। और जो लोग हमारे साहब जो मैटर करते हैं, जो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, जो कैडर इस वक्त जेल के अंदर है, कोट लखपत, वो भी खत लिख के पार्टी को ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, शुरू करें आप ये डायलॉग। तो सामने पॉलिटिकल चेहरा है, आप उससे बात शुरू करें। वो भी किसी की मर्जी के बगैर ना इनसे बातचीत शुरू कर सकते हैं, ना कोई डील कर सकते हैं। ये अब आपको थोड़ा सा औखा लंबा पेंडा है, लेकिन आपको काटना पड़ेगा। आई थिंक मेच्योरिटी ये कहती है कि आप पॉलिटिकल सॉल्यूशंस करें। आपने ताकत करके देख ली, आपने धमकियां देके देख लिया। आपके साथ जो नवंबर में हो गया, मई 9 के बाद जो हो गया, नवंबर के बाद जो हो गया, आपको नजर आ रहा है कि ताकत इस वक्त आपके पास नहीं है जो आपको ताकत चाहिए किसी को मजबूर करने के लिए कि आपसे आगे बात करें। उल्टा ये तो सिंपल पॉलिटिक्स 101 है। डे बाय डे तहरीक इंसाफ जो है वो लूज करती जा रही है अपनी स्ट्रेंथ भी। कौमी असेंबली के अंदर आपने देखा कि 3-4 लोग उनके टूट गए हैं, जो इंडिपेंडेंट थे तहरीक इंसाफ बैक, वो टूट रहे हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। फिर केपी के अंदर खतरात जो हैं वो गंडापुर साहब की हुकूमत के ऊपर तलवार लटक रही है, वहाँ भी इंडिपेंडेंट जो है वो कुछ भी गुल खिला सकते हैं, किसी तरफ भी जा सकते हैं। वो गवर्नर साहब वहाँ पे बड़े मुतहर्रिक है आजकल कोई तब्दीली के हवाले से। फिर पंजाब के अंदर वहाँ पे 26 तहरीक इंसाफ के MPs को डिसीट करने के लिए वहाँ के स्पीकर मुतहर्रिक हैं। फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी कोई 30-35 बंदों की, वो तो बिल्कुल ही वहाँ तहरीक इंसाफ का वजूद ही खत्म हो रहा है। सिर्फ 2-3 लोगों पर तहरीक इंसाफ रह गई। सारे बंदे जो तहरीक इंसाफ के इलेक्ट हुए थे, कोई नून लीग में जा रहा, कोई पीपल्स पार्टी में जा रहा, बल्कि वहाँ पे जो तहरीक इंसाफ की ही एक नाम नहाद हुकूमत रह गई थी, उसके खिलाफ अदम एतमाद आने वाली है, तो खत्म हो गया था। सी बात है, घेरने से पहले जो आपके पास होता है आप उसको बचाते हैं, आप उसको बचाएं। अभी मई 9 के बाद एमएनएस और MPs के नाम है, दो को एक से आ भी है। अगर आपको वो हो जाएंगी, और बड़े लोग इससे दाएं बाएं तरीके इंसाफ के ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में पहली और आखिरी दफा MNA और MPA बने, उनको पता है कि कल अगला मौका उनको मिलना है या नहीं मिलना। वो इतने कीन नहीं है उनकी सीटें चले जाएं। जो आज MNA या MPA हैं, ये सबको दोबारा टिकट भी नहीं मिलेगी, तो ये खून मुंह को खून लग जाता है, चस्का लग जाता है MPA होने का, MNA होने का। सो पहला स्टेप करना है तहरीक इंसाफ को कि जो है अपना मता हयात है, पहले इसको बचाएं, कंसोलिडेट करें, इसके बाद आगे जाने की बात करें। अभी तो आपको अपनी पड़ी हुई है, अभी मुकदमात में आपके बंदे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। रिजर्व सीट्स का फैसला बिल्कुल आपको ही पता है, मुझे पता है कैसे आया, सबको पहले ही पता था कि फैसला क्या आना है, वो भी आ गया। हर चीज ऑब्वियस है, उन्होंने पूरी हैयत बदल दी है, सुप्रीम कोर्ट री डिजाइन हो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे चीफ जस्टिस साहब लगे हैं, इसके बाद क्या पीछे रह जाता है? सही है, आईनी बेंचेस जैसे बने। सो एवरीथिंग इज स्टैक्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आपको नजर आ रहा है कि ये रास्ता किधर जा रहा है, तो आप पहले गवर्नमेंट का ब्लफ कॉल करें उनसे बात, एंड लेट देम बी एक्सपोज्ड। अब वो आराम से कहते हैं आए थे जी 2 बार ही चले गए, उसके बाद ये तो यही है ना टेबल छोड़ के। तो आप क्यों ये चीजें बना रहे हैं? और आपको जब ताकत नहीं है तो फिर अकल इस्तेमाल करें ना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा फ्रैंकली कि क्या कितने लोग खान साहब के जो बाहर हैं वो कितने सिंसियर हैं इनके बारे में, बिकॉज़ बहुत सौ की अपनी बादशाहतें खत्म होती हैं। आपने हमारे साथ एक आपने जुमला कहा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। आपने कहा ये रास्ता कहाँ जा रहा है। ये रास्ता तो फिलहाल हुकूमत की अगर आप नुक्ता नज़र से देखें तो वहाँ से तो हुकूमती कैंप से तो इस तरह की बातें आजकल आ रही हैं सामने, जो इतलात आ रही हैं वो तो कह रहे कि ये पहली दफ़ा हुकूमत मुद्दत पूरी भी करेगी और साथ साथ कोई 2034 तक कंटिन्यूटी की बातें भी हो रही हैं। ये दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई रुकावट ही कोई नहीं है कहीं से। नहीं, देखें वो तो एक ज़माने में परवेज़ इलाही साहब 10 साल के लिए मुशर्रफ साहब को भी इलेक्ट करवा रहे थे, वो ऐसे नहीं होता। हमारे मुल्क में इवेंट कोई हो जाए तो बड़ी एकदम सियासत गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ चली गई।
एक इवेंट में। इसी तरह कोई और इवेंट होके कुछ चीजें उल्टी भी कर सकता है। कागजों पे अगर आज आप देखिए, मैं बात करूं तो मुझे हम कहेंगे यार अगले इनको तो 8 साल भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसे के ऐसे ही हैं। लेकिन जिस तरह एक इवेंट आपके हक में जाता है, कोई इवेंट कुछ और भी ट्रिगर कर सकता है। एज वी स्पीक टुडे इस स्टेज वेतन नहीं आ सकता, और एक बड़ा फर्क है जो मौजूदा फील्ड मार्शल है और प्राइम मिनिस्टर है, इनका कॉम्बो बड़ा ठीक काम करता है। उसमें फर्क सबसे बड़ा ये है जी हाँ, कि जो नवाज शरीफ साहब थे ना, वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते थे पावर शेयरिंग के फॉर्मूले में। जी हाँ, वो बड़ा बादल नख्वास्ता करते थे, इसलिए साल 2 साल बर्दाश्त करते थे, फिर वो बम को लात मार देते थे, कुछ ना कुछ हो जाता। शहबाज साहब एक्चुअली बिलीव करते हैं कि को एग्जिस्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग में, जी हाँ, इसलिए इनका वन पेज फटना नामुमकिन बहुत है। मुश्किल है कंपेयर टू नवाज शरीफ का वन पेज फटना। उनका तो हम, आपको याद है हम बैठ के सारे बातें करते थे, हाल में पेज जो है ना उस पर लकीरें पड़नी शुरू हो गई थी। ये वाला जो पेज है ना, इसमें वन पेज पे ये सेकंड पोजीशन पे काम कर रहे हैं, इसलिए वन पेज को खतरा नहीं है। इमरान खान भी लीड से काम करते थे, नवाज शरीफ भी लीड से टॉप पे बैठ के काम, वो चौधरी वो थे दोनों। शहबाज साहब को चौधरी बनने का शौक नहीं है, वो को एग्जिस्ट करने में बिलीव करते हैं, इसलिए ये वन पेज और 2 वन पेज से बहुत मुख्तलिफ है, याद रखिएगा। कि अब जो गंडापुर ने किया है, अब जो उस दिन जबान इस्तेमाल की है, मुझे लगता है गंडापुर साहब खुल के मिले हुए हैं इनके साथ, ऑनेस्ट टू गॉड। ये तो प्लेट में रख के जस्टिफाई क्या होता है, इतना तेज कर देते हैं कि गवर्नमेंट के पास बहाना होता है बंदे उठाने का, गवर्नमेंट को रीजन मिल जाता है सड़कें बंद करने का कि पुलिस गोलियां मारूंगा। अब उसने बयान दे दिया है, मैं औकात दिखाऊंगा, मैं इनको ये करूंगा। सही है। व्हाट आर यू डूइंग? आप पर्सनलाइज कर रहे हैं हर चीज। इसको तो नुकसान किसको है? आप तो नुकसान पहुंचा रहे हैं इमरान खान को। जिन लोगों से आप कहते हैं मैंने बात करनी है, उनको आप जाती तौर पे जलील कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि इमरान खान की बात होगी। ये मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि एक ग्रुप पीटीआई का खुद इमरान खान के खिलाफ साजिशें करता है अपनी पावर के लिए। इसलिए इमरान खान को बड़े फैसले करने होंगे, इनको कुछ बड़ी तब्दीलियां करके एम्पावर करना होगा, और ये 1-2 बंदे ना रखें। अपनी जो भी कमेटी बनानी है 4-5 लोगों की, अपोजिशन का बड़ा अलायंस बनाए, और वो जाके लोग जिनसे भी बात करनी है वो करे। ये जो 1-1, 2-2 चौधरी खासा बनाते हैं ना, वो अपनी चौधराहट बचाने में खास। देखिए कल खासा क्या वजन है इन सबका, वो क्या वैल्यू है गंडापुर की, क्या वैल्यू है गौर खान की, क्या वैल्यू है उमर खान, किसकी क्या वैल्यू है? किसी की कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू भी इसलिए बनी हुई कि खान अंदर है। सही है। अच्छा इसलिए इमरान खान को सोचना होगा फाइनली मेरे आने से मेरे क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं जो मेरे लिए प्रॉब्लम से इजाफा कर रहे हैं। सही है। अच्छा हमारे साहब फाइनली बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके सहारे ये हुकूमत खड़ी थी, अब हुकूमत ने ये रियलाइज़ करवाना शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी को भी कि अब हम बहुत सादा अक्सरियत से बहुत कम वोटों की दूरी पर है। 6 वोटों का फ़र्क, 6-7 वोटों का टोटल फ़र्क रह गया है। आज भी डार साहब से सवाल हुआ, उन्होंने वो कह सकते थे कि हमारी इत्तेहादी है, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा जितलाया कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ ही थे हम, दो अब सादा अक्सरियत के बड़े करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें साथ लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये लग रहा है आपको ये मामला चलेगा पीपल्स पार्टी के साथ या दूरियां हो जाएंगी? कोई रीजन जो मुझे बताए ना, शहबाज शरीफ को हटा के बिलावल को आगे ले आए, क्यों लाएगी? वाई? एक मसाला चल रहा है, एक इक्वेशन भी ऐसी चलेगी, ये भी चलेंगे। वो हमेशा लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में हमेशा क्रिटिकल चीजों पे वोट करेंगे। छोटी छोटी बातों पे, नहरों पे जुलूस निकाल ली, K4 के लिए पैसे ले लिए, ये चीजों पे लड़ाइयाँ करते रहेंगे। लेकिन जो सिस्टम की चीजें हैं, जिसमें सिस्टम आगे ऊपर नीचे होता है, उसमें वो बिल्कुल नहीं हिलेंगे। सही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मारिस साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपने तजिया मुलाजा किया। सीनियर साहब के तर्जकार मोहम्मद मारिस साहब का, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जो स्पेस बच सकती है, तहरीक इंसाफ को हिकमत अमली बनाकर वो स्पेस बचानी चाहिए, बजाय से कि एक ऐसी तहरीक चलाई जाए जो नताइज हासिल ना कर सके, उल्टा पार्टी को उसका नुकसान हो। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आए के बात करेंगे एक बड़ी पेशरफ्त गजा के बासियों के खिलाफ जो इसराइली मज़ालम पिछले 20 माह से जारी हैं, उनके थमने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। किस तरफ जाएंगे हालात मिडल ईस्ट के, पर्टिकुलरली गजा के साथ जो अमन मुआहिदा है वो हो पाएगा, किस तरह से जो है अमन कायम होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। 20 माह से गजा के मुसलमानों के खिलाफ इसराइल की जानिब से जारी रहने वाले जुल्म सितम के सिलसिले के रुकने का इम्कान पैदा हो गया है। 57,000 से जायद मासूम फलस्तीनियों को
शहीद करने वाला इसराइल बिलाखिर जंग बंदी की जानिब जा रहा है। मुस्बत पेशरफ यह है कि इस मुतालिक फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास ने भी लचक दिखानी शुरू कर दी है। अमरीकी सालसी में इसराइल और हमास के दरमियान 60 रोजा सीज फायर और फिर तनाज़े के मुस्तकिल हल से मुतालिक मामला तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमास का कहना है कि उसने अमरीका की जानिब से गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के नए मुआहिदे की ताज़ा तरीन तजवीज़ पर मिस्र और कतर के सालिसों को मस्बत जवाब दे दिया है। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक हमास का यह ऐलान दीगर फलस्तीनी धड़ों से मुशावरत के बाद सामने आया, जबकि हमास के इत्तेहादी इस्लामी जहाद ने भी फायरबंदी मुज़ाकरात की हिमायत की है। हमास ने एक बयान में कहा कि वो फौरी तौर पर मुज़ाकरात के एक दौर में दाखिल होने के लिए संजीदगी से तैयार है। मुज़ाकरात से वाकिफ एक सीनियर फलस्तीनी ओहदेदार के मुताबिक हमास ने जनरल फ्रेमवर्क को कबूल कर लिया है, लेकिन उसने कई अहम तरमीम की दरख्वास्त की है, जिसमें अमेरिका की जमानत का मुतालबा भी शामिल है। अगर 20 माह से जारी जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बातचीत नाकाम होती है तो लड़ाई दोबारा शुरू नहीं होगी। इस तजवीज़ में कहा गया है कि जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात पहले दिन से शुरू होंगे, ताहम इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने उस वक्त तक जंग के खात्मे से इनकार किया है जब तक तमाम यरगमालियों की रिहाई नहीं हो जाती और हमास की फौजी और हुकूमती सलाहियतों को खत्म नहीं कर दिया जाता। इसराइल और अमेरिका की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन वो पहले भी इस तरह के मुतालबात को कबूल करने से हिचकिचाते रहे हैं। इस मुजव्वदा मंसूबे में हमास की जानिब से 10 जिंदा इसराइली यरगमालियों की मरहलावार रिहाई और इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी कैदियों के बदले 18 दीगर यरगमालियों की लाशें वापस करना शामिल है। गजा में अब भी 50 यरगमाली मौजूद है, जिनमें से कम 20 के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जिंदा हैं। तजवीज़ में मुबैना तौर पर यह भी कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस की आलमी कमेटी की शमूलियत से इंसानी इमदाद की वाफिर मकदार फौरी तौर पर गजा में दाखिल होगी। ताहम हमास का मुतालबा है कि यह इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और उसके शराकत दारों की जानिब से खुसूसी तौर पर तकसीम की जाए और इसराइल और अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF की जानिब से चलाए जाने वाले मुतनाज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अहम बात यह है कि हमास की जानिब से पेश की गई इन तजावीज़ और जवाब में जहां लचक दिखाई दी, वहां सख्त मौक़िफ़ भी सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमास के अस्करी विंग के गजा ब्रिगेड के कमांडर अज़ाउद्दीन अल-हदाद ने अपने साथियों से कहा है कि अगर गजा जंग के खात्मे के लिए कोई बाइज्जत मुआहिदा ना किया गया तो वो आज़ादी की जंग या शहादत के लिए तैयार रहें। उन्होंने मजीद कहा कि अब इसराइल को फौरी जंग बंदी मुआहिदे पर हमास की तजावीज़ को कबूल कर लेना चाहिए, वरना हम एक नई जंग के लिए तैयार हैं जो हतमी और फैसला कुन होगी। हमास कमांडर ने सालिसों पर जोर दिया कि वो इसराइल को जंग बंदी मुआहिदे से इन्हराफ न करने पर पाबंद करें। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहिदे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते इस मुआहिदे पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। इस मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज कहा था कि इसराइल ने 60 रोजा जंग बंदी के लिए जरूरी शराइत कबूल कर ली हैं, जिसके दौरान फरीकैन जंग के खात्मे के लिए काम करेंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज उन्होंने यह दावा किया है कि वो गजा फायरबंदी से मुताल्लिक बहुत पुरुमीद हैं। दूसरी जानिब जहां इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर गजा जंग बंदी का अमरीकी दबाव है, वहां अंदरूनी तौर पर भी नेतन्याहू को पहले ही सख्त अवामी मुज़ाहमत का सामना था और अब इसराइली आर्मी चीफ भी नेतन्याहू के मुखालिफ हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़ामीर के दरमियान गजा से मुताल्लिक आइंदा की फौजी हिकमत अमली पर एक बंद कमरा इजलास में झगड़ा और तर्कलामी हुई है। इसराइली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता शब सिक्योरिटी हुक्काम और आला वज़रा के इजलास के दौरान नेतन्याहू ने आर्मी चीफ को हिदायत दी कि वो गजा के बेशतर शहरियों की जनूबी गजा जबरी मुंतकिली का मनसूबा तैयार करें, जिस पर जनरल अयाल ज़ामीर ने जवाब दिया कि क्या आप वहाँ फौजी हुकूमत चाहते हैं? 2 मिलियन लोगों पर कौन हुकूमत करेगा? इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर गुस्से में चीखते हुए जवाब दिया कि हमारी फौज और रियासत इसराइल। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि मैं वहाँ फौजी हुकूमत नहीं चाहता, लेकिन मैं किसी भी सूरत हमास को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये हरगिज़ कबूल नहीं करूंगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ था कि अगर फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा में नहीं धकेला गया तो फिर हमें पूरे गजा पर काबिज़ होना पड़ेगा, और जिसमें वो इलाके भी शामिल हैं जहाँ अब तक फौजी कार्रवाई यरगमालियों को नुकसान के खदशे की वजह से नहीं की गई। उनका मजीद कहना था कि अगर इनखला का मनसूबा ना बनाया गया तो हमें पूरे गजा पर कब्जा करना होगा, जिसका मतलब होगा यरगमालियों को हलाकत में डालना, और मैं ये नहीं चाहता, ना ही मैं उस पर तैयार हूँ। इसके जवाब में आर्मी चीफ ज़ामीर ने खबरदार किया कि हमें इस पर मजीद बात करनी होगी, इस पर कोई इत्तफाक नहीं हुआ। अगर हम भूखे
गुस्से से भरे लोगों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो सूरत हाल हाथ से निकल सकती है और वो इसराइली फौज के खिलाफ उठ खड़े हो सकते हैं। ताहम नेतन्याहू ने आर्मी चीफ से इख्तलाफ करते हुए हुक्म दिया कि इनखला का मंसूबा तैयार करो, मैं जब अमेरिका से वापस आऊं तो वो मंसूबा मेरे सामने होना चाहिए। एक तरफ गजा में जंगबंदी की कोशिशें हो रही है, लेकिन साथ ही इसराइल की बर्बरियत भी तेज से तेज तर होती जा रही है। हमास के जेर इंतजाम गजा की वजारत सेहत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में कम अज कम 138 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। नसर अस्पताल ने बताया कि जनूबी खान यूनिस के इलाके में बेघर अफराद के 2 खैमों पर हमलों में कम अज कम 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के मुताबिक गुज़श्ता एक माह में GHF के इमदादी तक़सीम मराकज़ के करीब कम अज कम 509 अफराद और इमदादी काफिलों के करीब 104 दीगर अफराद की अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। ज़्यादातर अफराद इसराइल के हिमायत याफ्ता अमरीकी इदारे के तहत चलने वाले इमदादी मराकज़ तक पहुँचने की कोशिश में मारे गए, जबकि कुछ अफराद अक़वाम मुत्तहिदा या दीगर इमदादी तंजीमों की गाड़ियों के इंतजार में मारे गए। खान यूनिस के एक अस्पताल के हुक्काम ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ GHF के मराकज़ की तरफ जाते हुए कम अज कम 3 फलस्तीनी मारे गए। शहरियों का कहना है कि जब से मई के आखिर में GHF ने इमदादी तकसीम शुरू की है, तकरीबन रोज़ाना इसराइली फ़ौजी उन रास्तों पर फायरिंग करते हैं जिससे फ़लस्तीनी खुराक लेने जाते हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में कम अज कम 57,268 अफराद शहीद हो चुके हैं। इन तमाम मामलात और ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद एक बार फिर अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन जौहरी मुज़ाकरात से मुतल्लिक भी बात करके हमें ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर कमरान बुखारी ने। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि गजा में जंगबंदी का मामला है, इस पर 60 रोज़ा प्लान दिया गया था, उस पर हमास ने भी अब मस्बत सिग्नल दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तकरीबन रजामंदी का इजहार कर ही दिया है, मशरूत ही सही। तो क्या लग रहा है आपको ये प्लान अमल दरामद इस पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमास के वाले से बहुत से सख्त फैसले शामिल हैं? देखें, उनके पास कोई अब चॉइस नहीं रही ना, उनकी क़यादत तमाम की तमाम एलिमिनेट कर दी गई है, जो बड़े पैमाने की क़यादत है। अब छोटे मोटे लीडर रह गए हैं और गज़ा में जो तबाही हुई है उसकी वजह से गज़ा की आवाम अब हमास को जो है कसूरवार ठहरा रही है। ये हमें खबरें अब आ रही हैं कि भाई अब जो है ना, इसराइल ने तो किया इसको किया, आपने देखें हमें आपकी पॉलिसीज़ की वजह से देखें हम कितनी तबाही बर्बादी हुई है, कितनी आवाम कितनी बेगुनाह जो है ना जाने का नुकसान हुआ है, कितनी अपना इकोनॉमिक डेवस्टेशन हुई है, लोगों की ज़िंदगियां जीरन हो चुकी हैं। तो ये दबाव हमास पे है ना, तो और हमास के ऊपर अरब ममालिक, तुर्की, कतर वगैरह से भी जो है दबाव है कि भाई अब आप बस कर दें, अब आप क्या चाहते हैं कि मज़ीद तबाही चाहते हैं आप। तो अब ये है कि देखें सीज़ फायर होगा, लेकिन सवाल ये होता है कि कब होगा और किन शराइत पे होगा। आई डोंट थिंक कि हमास के पास सवाए वो जो उनके पास जो हॉस्टेजेस हैं उसके अलावा उनके पास कोई लेवरेज है, और वो अस्करी तौर पे तो उनके पास कोई कमल भाई साहब ये बताएं कि मशरक़ वुस्ता के लिए चॉइस बड़ी टफ है। एक तरफ अब्राहम एकॉर्ड की तरफ जाना जो कि एक बड़ी सख्त चॉइस है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, दूसरी तरफ जो है वो एक मुसलसल तनाज़ात जो कि पिछले काफ़ी अर्से से जारी है, बदमनी, उसकी तरफ जाना। तो आपको लग रहा है कि ये कड़वा घोंट भर के मशरक़ वुस्ता जा सकता है इन तनाज़ात के खात्मे की तरफ? देखिए, कोशिश तो है, लेकिन चूंकि ये मल्टी एक्टर बैटल स्पेस है, इसमें कोई एक फरीक तो है नहीं है। सऊदी अरब के अपने मफादात हैं, तुर्की के अपने हैं, इसराइल के अपने हैं, ईरान के अपने हैं, अमेरिका के अपने हैं। तो इन सब मफादात को अगर जो है इसका निचोड़ या इनको एक ही मेज़ पे लाया जाए, एक ही अपना इन सारे मोतियों को एक ही जगह परोया जाए, तो फिर वो आसान तो नहीं है ना। वो तो मतलब उसमें फिर बातचीत, लेन देन, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, ये है कि जो है तमाम फरीकैन को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। कमरान दौरी साहब ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा प्लान है अब्राहम एकॉर्ड को लेकर, उसमें अब ज़ाहिर है शाम से भी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। रजीम चेंज के बाद जो अहमद शरा की हुकूमत है उससे बातचीत हो रही है। अगर शाम भी इस पर आ जाता है तो कितना आपको लग रहा है आसान होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस बड़े प्लान पर अमल दरामद करना? जी, तमाम तर रियासतें, चाहे ये अहमद अल शारा की रियासत हो जो कि एक इस्लामिस्ट मूवमेंट, आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के कायद हैं, और वो भी अपने मफादात, अपने कौमी मफादात का सौदा नहीं करेंगे। तो जिसमें कौमी मफादात होंगे जिस पॉलिसी में, वो उस पॉलिसी को परसू करने की कोशिश करेंगे। अब जहाँ तक जो है इब्राहिम अकॉर्ड की बात है, तो जाहिर है उसके ऊपर भी लेन देन होगी ना जी, कि जो है आप अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम इसके मुकाबले में क्या मिलेगा, हमारी कौन से कौमी मफादात हैं जो हम जो है उनको सिक्योर कर सकेंगे, उनको हासिल कर सकेंगे। तो ये एक बातचीत का जरिया है। जहाँ तक सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है, प्लान तो उनका है,
लेकिन वो इस चीज़ से बखूबी जो है अपना उनको पता है अच्छे तरीके से कि बहुत सारे रुकावटें हैं। इसी वजह से जब वो सऊदी अरब गए तो उन्होंने पब्लिकली ये बयान दिया कि मैं तो चाहता हूं कि आप जो है यानी जो सऊदी अरब है वो दस्तखत कर दे इब्राहिम अकॉर्ड पे, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि आपकी कुछ मजबूरियां हैं और आप अपने वक्त के मुताबिक जब आपके लिए वक्त साजगार होगा तब आप करेंगे। तो आई थिंक कि वो किसी भी इल्यूजन का शिकार नहीं है ट्रम्प वाइट हाउस। हाँ, वो चाहेगा कि हाँ भाई जो है जितनी पेशरफ्त हो सके, क्योंकि ये सिग्नेचर पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की जो कि पहले टर्म से चली आ रही है। और वो चाहेंगे कि जो ये जो इनका आखिरी टर्म है 2028 से पहले पहले वो इसमें खासी पेशरफ्त जो है ना हासिल कर सकें। तो वो दीगर मुल्कों को भी लाने की कोशिश करेंगे, काजाख्स्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान, अगर सऊदी अरब शामिल होता है तो पाकिस्तान के शामिल होने की भी जो है चांसेस जो है ठीक ठाक हैं। अमेरिका अमेरिका फिर से ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात बहाल करने पर गौर कर रहा है, और ईरान की तरफ से तो अभी तक जो रद्द अमल आया है वो बड़ा वाज़ेह है कि हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे, चूँकि ज़ाहिर है ईरान अमेरिका को ज़िम्मेदार समझता है इसराइल की तरफ से जो अटैक किए गए थे उसमें कनाइवंस पे, और अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर भी बम गिराए। तो आप समझते हैं कि ईरान कहीं ना कहीं जाके इन मुज़ाकरात पर आमादा हो ही जाएगा? देखें, बयानात तो वही होते हैं ना, मतलब अगर हम बयानों पे चलेंगे तो फिर तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। समझने की जरूरत यह है कि उनकी इम्पेरेटिव्स क्या हैं, उनके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। बयान तो मतलब पब्लिक रिलेशंस के लिए दिए जाते हैं। जो ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ भी लगाई जा रही है अमेरिका की जानिब से, पहले ही ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी सख्त एक पॉलिसी जो है उनकी तरफ से नज़र आ रही है उनके बयानात के अंदर भी। तो अमेरिका की ये जो दबाव की पॉलिसी है वो आपको लग रहा है कि काम करेगी, ईरान को ले आएगी मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर? देखें, मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास कोई ख़ास गुंजाइश है, क्योंकि देखें उनको खासी पसपाई का सामना हुआ है। और जो जंग उन्होंने ईरान ने जो है वो खित्ते के अंदर मुसल्लत की हुई थी कई दिहाइयों से, वो अब जंग उनके अपना अपने इलाके में आ चुकी है। तो अब जो है वो एक ऐसे मोड़ पे खड़े हुए हैं कि अगर मजीद उनके वो कोई जारहाना कार्रवाई करें या तौर तरीका अपनाएं तो फिर ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो आई थिंक उनके पास लेवरेज रिलेटिवली बहुत कम है और अमेरिका के पास लेवरेज जो है ज़्यादा है। और फिर देखें, ये जौहरी तनसीबात, जौहरी टेक्नोलॉजी और खित्ते के अंदर जो है इन्फ्लुएंस, ये तो फिर सेकेंडरी चीज़ें होती हैं ना। पहली चीज़ तो रेजीम प्रिजर्वेशन, इकोनॉमिक जो है ना अपलिफ्टमेंट। इस वक्त अव्वलीन तरजीह जो है वो यही है कि हालात को स्टेबलाइज किया जाए। स्टेबलाइज करने का मकसद ये है कि मजीद कोई झटके ईरानी रियासत को ना पहुंचे। इसका यह है कि रजीम तो पहले से ज़्यादा मुस्तहकम नहीं हो गई इस जंग के दौरान, क्योंकि पहले अगर कुछ लोगों की सोच थी भी कि रजीम तब्दील हो जाए, अब तो वो लोग भी अपनी सोच बदल चुके हैं कि यही रजीम रहनी चाहिए, क्योंकि इसने डटकर मुकाबला किया है इसराइल का। कि क्या मुकाबला किया जनाब, उनका तो एयरफोर्स है नहीं, एयर डिफेंसेस पे उन्होंने पैसे खर्च किए नहीं। और इसराइल की रियासत ने जो है एट विल उनके ऊपर बमबारी की है। वो उसका कोई एक भी जो है वो मुजाहिमत का हमें नज़र नहीं आया। हाँ, उन्होंने जवाबी रॉकेट ज़रूर दागे हैं, लेकिन दैट्स नाइदर हेयर नॉर देयर। अगर आप अपने इलाके को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, ये ऐसा ही है कि जैसे अगर भारत हम जो है पाकिस्तान पे हमला कर दे और पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता एक तरह से जिसे कहते हैं कि बेयारो मददगार है, उसकी आवाम की कोई मतलब रखवाली नहीं हो रही, प्रोटेक्शन नहीं हो रही, तो ये इस सूरत हाल में है। तो हमें ज़रा ईरानी रेटरिक से हट अच्छा, के उनकी बुखारी हकीकत साहब को ये देखने बताएं की कि जरूरत। सारी सूरत हाल में ईरान की जौहरी तनसीबात की वजह से अमेरिका दावा तो ये कर रहा है कि हमने हिट किया और उन्हें हमने उनके जौहरी प्रोग्राम को कई साल हमने पीछे धकेल दिया है। अब एक राय बन रही है, बड़ी एक आम ये तासुर बन रहा है कि ईरान अब एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा और जौहरी हथियार बनाने की तरफ भी जाएगा, हर सूरत में जो उन्होंने फेस किया ये सारा कुछ। लग रहा है आपको ईरान इसमें आगे बढ़ पाएगा या बढ़ेगा? तो जो अभी हुआ है उनके साथ वो फिर मजीद होगा। वो चाहेंगे कि वो ये हो? आई डोंट थिंक कि वो चाहेंगे। देखिए, पार्लियामेंट का जो है वो इस तरह का कोई एक जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन पास कर देना, वो एक अलामती चीज होती है। असल बात तो ये है कि क्या रियासत ने ऑफिशियली ये फैसला किया है? नहीं। ये वो जो बातचीत है उसकी तैयारी हो रही है, वो लेवरेज ढूंढ रहे हैं। तो कभी जो है वो इस तरह के बयान दे देते हैं, कभी उस तरह के, ताकि वो अपने जब मेज पे आए तो बिल्कुल वीकनेस से वो बातचीत ना करें, बल्कि किसी ना किसी, उनके पास भी कुछ ना कुछ लेवरेज होनी चाहिए ना। तो वो अपनी लेवरेज ढूंढ रहे हैं।
जहां तक देखें फिर ये सवाल उठता है कि क्या चीज अहम है ईरान के लिए। जौहरी हथियार या जौहरी प्रोग्राम दोबारा से बहाल करने से क्या उनकी मुश्किलात हल हो जाएंगी? क्या उनकी जो मुआशी सियासी मुआशरती जो इश्यूज हैं, जो रेजीम जो है लड़खड़ा रही है, क्या वो हालात बेहतर हो जाएंगे अगर जौहरी प्रोग्राम के जरिए? नहीं, उनका मसला जो है वो, उनको चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी अगर उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी। इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर करने का रास्ता जो है वो मुज़ाकरात का है, ना कि जो है वो आप जो जौहरी हथियार के जो है ना हसूल के लिए फिर से जो है एक नए सफ़र पे जो है शुरू हो जाएं आप। तो आई थिंक कि ये सब बातें हैं, असल में उनको किसी ना किसी तरीके से सही है। अपने, अब ये जितनी उनकी जो है पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है, वो नहीं चाहेंगे कि उनकी मजीद पोजीशन कमज़ोर हो। ठीक है। तो वो भी अब अच्छा बुहारी साहब, फाइनली ये बताइएगा कि हमारा जो पड़ोसी है भारत, जिसे रिसेंटली बड़ी सख्त मार पड़ी पाकिस्तान की जानिब से, अब भारत के अंदर से तो इसके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एतराफ़ होने लग गया है कि हम ये जंग हारे। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने भी ताज़ा तरीन बयान में एतराफ़ किया है कि मार पड़ी। उन्होंने उसमें जो है चाइना को ज़िम्मेदार ठहराया, उसमें उन्होंने तुर्की को ज़िम्मेदार ठहराया कि उनकी पूरी सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल थी। तो इनडायरेक्टली वो मान रहे थे कि हाँ, हमने ये शिकस्त इसमें हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये जो पोस्टरिंग इस वक्त भारत कर रहा है, जिस तरह से वो जदीद असलाह ख़रीद रहा है, और साथ साथ जो बयानात भी आ रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मोदी वहाँ पे काफ़ी दबाव में है अपोजिशन की तरफ से। अपोजिशन उन्हें सरेंडर मोदी का नाम दे रही है। तो ये तमाम तर जो अवामिल हैं, क्या ये भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ एक और जारियत के ख़तरात मज़ीद बढ़ा रहे हैं या ख़तरात वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रहे हैं? देखें, मैं नहीं समझता कि ये कहा जा सकता है कि बढ़ रहे हैं, लेकिन कम नहीं हो रहे। ठीक है, सही। तो हम वहीं के वहीं हैं। लेकिन देखना ये है कि भारत के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। भारत जो है वो अब आप देखें, एक तरह से जो है खुला तनाज़ा है उनका सही है। ट्रंप व्हाइट हाउस के साथ। ट्रंप व्हाइट हाउस कहता है कि जी हमने सालसी कराई 12 दफा। अब मैं गिनती भूल चुका हूं कि कितनी बिल्कुल। दफा सदर डोनाल्ड ट्रंप 12-13 ये बयान दफ़ा दे तो चुके बात हो हैं, चुकी है। लेकिन जब भी वो बयान देते हैं भारत के किसी न किसी ऑफिशियल की तरफ से डिनायल आ जाता है। तो ये अब एक सर जंग का सिलसिला चल रहा है ना कि जी आप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या भारत अफोर्ड कर सकता है? इस तरह का जो है वो, जिसको हम उर्दू में पंगा कहते हैं, पंगा ले सकता है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये पॉस्चरिंग हो रही है उनके ऊपर। उनको भी अपनी डोमेस्टिक फंस गए हैं ना जी, कि जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में, तो वो एक अपने आप को उन्होंने एक जगह पे पोजीशन कर दिया, और उसके बाद जब दोबारा उनके ऊपर हमला हुआ 2019 में पुलवामा में, तो फिर वो प्रेशर था कि जी पहले से बढ़ के कुछ करें। फिर जब अब 2025 में पहलगाम में हमला हुआ है, तो फिर वो उनके ऊपर प्रेशर था कि जी आप जी हाँ। 2019 से भी बढ़ के कुछ करें। तो अब वो अपने ही जाल में फंसे हुए हैं, उससे अपने आप को एक्सट्रिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को खाली नहीं देख सकते, सही उनको है। अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी चलाना है। अमेरिका के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। क्या वो पाकिस्तान के साथ एक इस जो जो जंग चल रही है, जिसका ना कोई हासिल हसूल कुछ भी नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए ना भारत के लिए, नुकसान ही नुकसान है, तो क्या वो ये करेंगे? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कि सही जो है। है वो कहते हैं ना कि आप बयान जो भी दे दें, लेकिन आपकी एक्चुअल सही है। बिहेवियर क्या है? सो आई डोंट थिंक कि जो है भारत ये अफोर्ड कर सकता है। सर्टनली पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत छोटा कमजोर मुल्क है। लेकिन भारत पाकिस्तान से बेशक जो है ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके भी कंस्ट्रेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया कमरान बुहारी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप तज़किया मुलाहिज़ा कर रहे थे आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर कमरान बुहारी का, जिनका कहना है कि भारत की तरफ से पोस्टरिंग तो हो रही है, बयानात तो आ रहे हैं, लेकिन फिल वक्त भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जारियत का फौरी तौर पर कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।